हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वाइवा में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। सो बेटा, आई हैव सेलेक्टेड 27 क्वेश्चंस विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्टली आस्क्ड इन वाइवा बाय एक्सटर्नल। सो आई होप कि अगर ये आप सारे क्वेश्चन करते हैं, समझ के जाते हैं, तो वाइवा में आप एक्सटर्नल को एक अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले जो क्वेश्चन इसमें है वो है स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है। देखिए, स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, वो ऐसा सोल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन आपको पता होता है कि उसमें क्या मोलिटी है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, कितने लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ओके, सो हुज कंसंट्रेशन इज़ नोन, हुज स्ट्रेंथ इज़ नोन एज स्टैंडर्ड सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 मोलिटी H2SO4 है, 1 मोलिटी NaOH सोल्यूशन है। ओके, तो ये क्या कहलाएंगे आपके स्टैंडर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट आता है रेडिकल क्या होते हैं और एसिडिक बेसिक रेडिकल क्या होते हैं। देखिए, एक जो सॉल्ट होता है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, कैटाइन और एनाइन। ओके, तो जो कैटाइनिक पार्ट होता है वो होता है बेसिक रेडिकल, और जो नेगेटिव पार्ट यानी एनाइनिक पार्ट होता है वो होता है एसिडिक रेडिकल। ओके, तो जो रेडिकल होता है वो एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी होता है जिसमें एक स्पेसिफिक चार्ज होता है। ठीक है, वो ग्रुप ऑफ एटम होने के बावजूद भी एक सिंगल यूनिट के रूप में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, NH4+ एक ग्रुप ऑफ एटम है, लेकिन वो एक सिंगल यूनिट के रूप में एग्जिस्ट करता है, यानी अमोनियम आयन। वहीं पर Pb2+ एक एटम है जो चार्ज है। ओके, ये आपके बेसिक रेडिकल के एग्जांपल हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। जो ऐसे रेडिकल्स होते हैं जैसे Cl- Br-, यहाँ पे एक सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट है। ओके, और SO4 नेगेटिव एक ग्रुप ऑफ एटम के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। सो एक रेडिकल सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम का भी यूनिट हो सकता है। बाकी मैंने एसिड और बेसिक रेडिकल के टेस्ट के ऊपर शॉर्ट एनालिसिस पे 2 वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट आपका आता है प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होता है। देखिए, प्रिलिमिनरी टेस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा टेस्ट जिससे हमें उस सॉल्ट के बारे में पता चल पाए, उस सॉल्ट के रेडिकल के बारे में पता चल पाए कि उसमें कैटानिक पार्ट क्या है, नेगेटिव और एनानिक या नेगेटिव पार्ट क्या है। ओके, इसमें हम उसका फिजिकल एक्सपीरियंस देखते हैं, उसकी सॉल्विटी देखते हैं, उसको कंसिडर H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4 के साथ वो किस तरह रिएक्ट कर रहा है, क्या वो रिएक्शन दे रहा है, ये सब देखते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि क्या NaOH प्राइमरी स्टैंडर्ड का है। देखिए, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड डिफरेंट तरह के सब्सटेंस होते हैं जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो फिलहाल तो इसका आंसर है नो, NaOH एक प्राइमरी स्टैंडर्ड का सब्सटेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। देखिए, जो एनालिसिस होता है वो 2 तरीके से होता है। एक कि उसके अंदर, जैसे मान लो आपको एक सॉल्ट दे दिया, उस सॉल्ट के अंदर, ठीक है, उस सॉल्ट के अंदर कैटानिक पार्ट क्या है, एनानिक पार्ट क्या है, ये कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन उस सॉल्ट का अमाउंट कितना है, ओके, वो उसकी कंसंट्रेशन किस में है, ओके, उसका अमाउंट का यील्ड कितना है, ये बताता है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो एक सॉल्ट के कैटाइन और एनाइन के बारे में जानना क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, उस सॉल्ट के अमाउंट के बारे में जानना क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वाई कंसिडर H2SO4 इज़ नॉट यूज ड्यूरिंग ओजन सोल्यूशन। देखिए, ओजन सोल्यूशन का मतलब होता है सॉल्ट को वाटर में डाल देना। ओके, सॉल्ट को वाटर में डालकर डिजोल्व कर देना, ये ओजन सोल्यूशन होता है। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो मैक्सिमम सॉल्ट जो होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सल्फेट बनाते हैं जो एक प्रेसिपिटेट बना देता है। जबकि ओरिजिनल सॉल्यूशन हमेशा क्लियर सॉल्यूशन होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, कोई भी ओपेक या प्रेसिपिटेटेड सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। जबकि कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड वो सभी के साथ मैक्सिमम मेटालिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके सल्फेट बनाता है, यानी कि प्रेसिपिटेट। सो नेक्स्ट आता है आपके अगले क्वेश्चंस में। जो अगला क्वेश्चन आपका आता है बेटा, वो आता है वाई फ्रंट डोर ऑफ बैलेंस इज़ क्लोज ड्यूरिंग वेइंग। देखिए, वेइंग करते हुए फ्रंट डोर इसलिए हमें बंद कर देना चाहिए क्योंकि जब हम वेइंग मशीन में देखते हैं तो हमारे ब्रीथ से भी उसमें एरर आ सकता है, इस वजह से। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। देखिए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जब आपके पास एक कंसंट्रेशन, एक सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन आपको पता है और उसको एक स्टैंडर्ड रखकर आप दूसरे वॉल्यूम सॉल्यूशन को लेकर उसका कंसंट्रेशन को पता कर रहे हो, इसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। यानी एक का कंसंट्रेशन आपको पता है और एक का कंसंट्रेशन आप निकाल रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। कीप इट इन माइंड कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक का कंसंट्रेशन हमें पता होता है और दूसरे कंसंट्रेशन के साथ हम उसको रिएक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज़ टाइट्रेशन। देखिए, टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब आप एक सॉल्यूशन को ब्यूरेट में लेते हैं, ब्यूरेट एक बहुत बड़ा सा एपरेटस होता है
और दूसरे को आप कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं सॉल्यूशन को, ओके, और उन दोनों के बीच में आप केमिकल रिएक्शन करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स हो सकती है, ये केमिकल रिएक्शन एसिड बेस भी हो सकती है। तो टाइट्रेशन कई तरह के होते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन भी होता है, ओके। एसिड बेस आपके 11th में था और रेडॉक्स आपके 12th में है। नेक्स्ट आता है इंडिकेटर। देखिए इंडिकेटर वो हर सब्सटेंस होता है जो किसी भी कलर चेंज कर जाता है, अपना कलर चेंज कर लेता है। कलर से पिंक हो जाएगा या ऑरेंज से रेड हो जाएगा या रेड से ऑरेंज हो जाएगा, येलो से रेड हो जाएगा, रेड से येलो हो जाएगा, ठीक है। और टू गिव द एंड पॉइंट यानी कि एक ऐसा एंड पॉइंट दे देता है अपना कलर चेंज करने के बाद कि यहाँ पर रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन क्या हो गई है आपकी, कंप्लीट हो गई है। जैसे रेडॉक्स टाइट्रेशन में हम KMnO4 यूज़ करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन में हम मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन यूज़ करते हैं। अब सवाल उठता है एंड पॉइंट क्या होता है। एंड पॉइंट वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर रिएक्शन जस्ट कंप्लीट होती है। अगर एसिड बेस टाइट्रेशन है तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, रेडॉक्स टाइट्रेशन है तो वहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ओके। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो चुके होंगे, बैलेंस हो चुके होंगे। इस केस में हमेशा रखना कि एक का वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बेस, मीन्स यानी कि एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया बेस से। वॉल्यूम ऑफ रिडक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब रिडॉक्स कंप्लीट हो चुका है, ओके। जितना रिडक्शन होना था हो गया और जितना ऑक्सीडेशन होना था हो चुका है। नेक्स्ट आता है वाई टाइट्रेशन फ्लास्क शुड नॉट बी रिंस। देखिए वो इसलिए क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो उसके अंदर स्टिक कर जाता है, ठीक है। जब भी आप उसको कोशिश करेंगे पानी से धोने की, फिर भी वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर स्टिक रहेगा और जिसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा और आपका जो एरर है, जो करेक्शन जो आप कैलकुलेशन करेंगे उसमें एरर आएगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस क्या होते हैं ना। प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस वो होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हाई प्योरिटी के साथ, जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है और जिनमें वेइंग एरर बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। दूसरा, इनके अंदर सबसे खास बात क्या होती है, ये लीस्ट हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब अगर आपने इनको ऐसी एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया तो ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते। अगर वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो उनका मास चेंज हो जाएगा, या तो बढ़ जाएगा घट जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं NaOH की, तो NaOH आपको लैब में फ्लैक्स के रूप में मिलेंगे। अगर आप NaOH को ऐसी वॉच ग्लास में रख देते हैं तो थोड़ी देर में आप देखेंगे NaOH अपना स्टेट चेंज कर रहा है, उसका मास चेंज हो जाता है, ओके। यानी NaOH इज़ नॉट प्राइमरी स्टैंडर्ड, इट इज़ अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंड स्टैंडर्ड वो होते हैं जो वेट गेन कर लेते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास भी कम होता है। सो प्राइमरी स्टैंडर्ड में आपके आते हैं NaCl, ऑक्सैलिक एसिड एंड एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जबकि सेकेंड स्टैंडर्ड में आपका आता है NaOH, KMnO4, FeSO4। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि FeSO4 को सेकेंड स्टैंडर्ड क्यों कहा जाता है। देखिए फेरस सल्फेट बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है एटमॉस्फेरिक वाटर्स के साथ, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट में चेंज हो जाता है, इसी वजह से उसको हम सेकेंड स्टैंडर्ड में काउंट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है बेटा, नेक्स्ट है ये बेटा ब्यूरेट एंड पिपेट मस्ट बी रिंस विद द सोल्यूशन इन विच दे आर फिल्ड। देखिए अगर मान लीजिए ब्यूरेट और क्या कहते हैं पिपेट को हमें धोना भी है तो हमें उसी कंपाउंड से धोना पड़ेगा जिसका हमने उसमें यूज़ किया है। जैसे ब्यूरेट में हम KMnO4 डालते हैं, तो अगर हमें ब्यूरेट को धोना है तो हम KMnO4 के सोल्यूशन से ही धोएंगे। और अगर पिपेट को हमने धोना है और मान लीजिए आपने उससे ऑक्सैलिक एसिड को सक किया था या आपने मोहर साल के सॉल्यूशन सक किया था, आपको उसी से धोना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने पानी से धोया तो अगेन पानी के पार्टिकल्स उसमें चिपक जाएंगे और जिसकी वजह से रीडिंग गलत आएगी आपकी। नेक्स्ट आपका आता है वी शुड रीड लोअर मेनिस्कस इन केस ऑफ कलरलेस। देखिए कलरलेस और कलर्ड में क्या होता है, अगर आप लोअर मेनिस्कस अपर मेनिस्कस क्या होता है, देखिए जो ऐसा कर्व्ड आता है उसका नीचे वाले पार्ट को लोअर मेनिस्कस और ऊपर वाले पार्ट को अपर मेनिस्कस कहते हैं। तो कलरलेस में हम हमेशा लोअर देखते हैं, ओके। लेकिन कलरफुल जब हम बात करते हैं क्या कहते हैं कलरफुल की बात करते हैं, जब हम कलरफुल की बात करते हैं हम उसमें अपर मेनिस्कस इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें नीचे की रीडिंग का पता नहीं चल पाता। कलरफुल होने की वजह से हमें उसकी रीडिंग का नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। हम श्योर नहीं होंगे इसकी रीडिंग करेक्ट कौन सी है क्योंकि विजिबल नहीं होती, इसी वजह से हम कलरफुल में अपर और कलरलेस में लोअर देखते हैं। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप रीडिंग लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रीडिंग सेम ही आएगी, ओके। नेक्स्ट आता है पिपेट शुड नॉट नेवर बी हेल्ड फ्रॉम इट्स बल्ब। देखिए पिपेट का जो ये बल्ब होता है ना, इसमें ये क्या होता है बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब अगर आप इसको पकड़ते हैं यहाँ से तो हमारा बॉडी टेम्परेचर इसके टेम्परेचर को रेंज कर देता है, ठीक है। टेम्परेचर रेंज करने से इसका वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, जिससे थोड़ा सा क्या कहते हैं एरर आ जाएगा। तो एरर ना हो वॉल्यूम में, इस वजह से हम इसको बल्ब से नहीं पकड़ते, हमेशा साइड से पकड़ते हैं। और इसका जो एज मार्क होता है यहीं तक हम लेते हैं, ये एज मार्क ही बताता है कि ये 10 ml है, 20 ml है, 15 ml है।
फिर सवाल ये आता है कि KMnO4 क्यों ऐड करता है इंडिकेटर। देखिए KMnO4 क्या का हिसाब किताब क्या है, होता क्या है, किस तरह वो कह रहा है कि क्यों ऐड करता है इंडिकेटर। देखिए KMnO4 इंडिकेटर क्यों ऐड करता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसकी प्रेजेंस में वो क्या करता है, KMnO4 जो होता है उसका रिडक्शन होता है। ध्यान से सुनो, KMnO4 का क्या होता है, रिडक्शन, क्योंकि KMnO4 क्या ऐड करता है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो जब आप यहाँ पर देते हो ऑक्सैलिक एसिड या मोहर साल्ट लेते हो, ठीक है, जैसे आपने लिया ऑक्सैलिक एसिड या मोहर साल्ट ले लिया, ओके, तो होता क्या है कि वो उसका खुद का क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है। ध्यान दो, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इन जब आप इसको रिएक्ट करते हो ऑक्सैलिक एसिड से, इसको रिएक्ट करते हो क्या कहते हैं आपके मोहर साल्ट से, तो इसका जो MnO4 नेगेटिव है, यानी कि MnO4 नेगेटिव वो Mn2+ में चेंज होता रहता है, यानी यूज़ अप होता रहता है। मीन्स KMnO4 क्या हो रहा होगा, होता रहता है डिकम्पोजिशन, और जहाँ वो डिकम्पोजिशन हो रहा होता है वहीं पर वो अपना कलर क्या कर देता है, चेंज करना शुरू कर देता है। ठीक है, वो अपना कलर क्या करना शुरू कर देता है, चेंज करना, मतलब यहाँ पर वो पिंक कलर में कन्वर्ट होने जाता है। जो Mn2+ है वो पिंक कलर का होता है, ठीक है, तो वो अपना पिंक कलर देगा। KMnO4 अपना क्या देगा, Mn2+ में चेंज हो जाएगा, यानी पिंक कलर देगा। इसका मतलब ये है कि ऑक्सैलिक एसिड और फेरस सल्फेट उस KMnO4 को कन्वर्ट कर रहे हैं Mn2+ में। ओके, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि वो सेल्फ इंडिकेटर है, क्योंकि वो अपने आप को डिकम्पोज कर रहा है, अपना रिडक्शन कर रहा है, Mn2+ में कन्वर्ट कर रहा है और कलर दे रहा है, इसलिए वो सेल्फ इंडिकेटर है। नेक्स्ट आपका पूछता है कि वाई शुड यू हीट द ऑक्सैलिक एसिड। देखिए, अगर बहुत कम टेम्परेचर है, ठंडा है सॉल्यूशन, तो ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सैलिक एसिड ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि MnO4 नेगेटिव जो Mn2+ में कन्वर्ट होता है उसका जो रेट होगा वो बहुत स्लो होगा, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रिडक्शन फास्ट होने लग जाता है। ओके, रिडक्शन MnO4 नेगेटिव से Mn2+ में रिडक्शन क्या होने लग जाता है, फास्ट होने जाता है, यानी MnO4 से Mn2+ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, और जब वो Mn2+ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर जो Mn2+ बनता रहेगा वो काम करेगा एज एन ऑटो कैटलिस्ट। किसमें कन्वर्ट होने लग जाएगा, ऑटो कैटलिस्ट, और यही Mn2+ इस C2O42 नेगेटिव यानी ऑक्सलेट आयन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, उसके रेट को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगी, टेम्परेचर स्लो होगा तब भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। ओके, टेम्परेचर अगर आपका 60 डिग्री से कम है तो पहली बात तो Mn2+ बनेगा नहीं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल में चली जाएगी, यानी कंप्लीट ही नहीं होगी। सो कीप इट इन माइंड। अगला आते हैं हम अगले क्वेश्चन में, यह है व्हाट इज़ द एंड पॉइंट इन KMnO4। देखिए एंड पॉइंट इसमें क्या होता है, कलर से बेबी पिंक या लाइट पिंक कलर आ जाता है। ओके, फिर आता है मोहर साल्ट को प्राइमरी स्टैंडर्ड क्यों कहा गया। देखिए मोहर साल्ट एक तो मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है इसका, ओके, और दूसरा इसके अगर हम बात करते हैं तो जो आपका मोहर साल्ट होता है ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता एयर से। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देते तो वाच ग्लास में ऐसे कैसे रहता है, इसका कलर चेंज नहीं होता, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। ओके, हालांकि फेरस सल्फेट, अगर आप फेरस सल्फेट की बात करते हो, फेरस सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है फेरिक सल्फेट, जैसे मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट है क्यों डाला जाता है डेल्यू सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए मोहर साल्ट में के सॉल्यूशन डेल्यू सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए डाला जाता है क्योंकि सॉल्यूशन में वाटर होता है, ठीक है, उस वाटर के प्रेजेंस में मोहर साल्ट का फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में ना चेंज हो जाए, उसको रोकने के लिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस सल्फेट को रोकने के लिए हम डेल्यू सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। फिर सवाल आता है कि क्यों बॉयल ऑफ कर देते हैं H2S को बिफोर प्रेसिपिटेटिंग थर्ड ग्रुप। देखिए क्या होता है, थर्ड ग्रुप जो होता है उसमें आता है Al3+ और आपका Fe3+, ठीक है। अगर आपने H2S को वहाँ से बॉयल ऑफ यानी हीट करके आपने रिमूव नहीं किया तो होगा क्या कि जो भी आने वाले जो कैटायन होंगे जिनमें H2S यूज़ होता है, ठीक है, जिनका ग्रुप रिएजेंट H2S है, जैसे फोर्थ ग्रुप में H2S यूज़ होता है, फिफ्थ ग्रुप में भी आपका H2S यूज़ होता है, तो ये क्या करेगा, उनको प्रेसिपिटेट कर देगा। बेसिकली फोर्थ ग्रुप के कैटायन को तो वो प्रेसिपिटेट कर ही देगा, क्योंकि फोर्थ ग्रुप के कैटायन का जो रिएजेंट है वो होता है NH4Cl, NH4OH एंड H2S। तो अगर आपने H2S को रिमूव नहीं किया तो फोर्थ ग्रुप के कैटायन को क्या करता है, प्रेसिपिटेट कर देगा। नेक्स्ट आता है HCl इज़ नॉट यूज ड्यूरिंग KMnO4 टाइट्रेशन। वो इसलिए बेटा क्योंकि KMnO4 एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर होगा क्या कि KMnO4 जो ऑक्सीजन देगा उससे HCl ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2Cl2 में, और HNO3 KMnO4 से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो KMnO4 कोई रोल ही नहीं बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है वी कैन यूज़ अमोनियम क्लोराइड टू ग्रुप 3 एंड नॉट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पर आता है आपका लॉ-शार्टले प्रिंसिपल का कॉमन आयन इफेक्ट। देखिए अगर आपने NH4Cl नहीं डाला, पहले NH4OH डाला, तो क्या होगा, वहाँ पर हाइड्रोक्साइड हमेशा प्रेसिपिटेट बनाते हैं बेटा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड हमेशा क्या बनाते हैं, प्रेसिपिटेट। बट अगर आपने पहले क्लोराइड डाल दिया तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा,
ठीक है, वहाँ पर वो उसका प्रेसिपिटेट नहीं बन पाएगा। इसलिए हम हमेशा अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है होता है जो बाद में डालते हैं, वो 4th और 5th ग्रुप में ही डालते हैं, वो बाद में डालते हैं। ठीक है, पहले आप NH4Cl डालेंगे फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हमेशा पहले NH4Cl डालेगा फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर पहले आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया तो वो सारे सॉल्ट को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देगा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज। BRI डू नॉट गिव सिमिलर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। देखिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट CrO2 Cl2 वाला कंपाउंड होता है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट तभी देगा जब कंपाउंड जो होगा, जो कंपाउंड है वो होगा आयनिक आपका। ठीक है, अब होता क्या है, क्रोमाइल ब्रोमाइड और क्रोमाइल आयोडाइड अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते, जबकि क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, स्टेबल होता है। क्रोमाइल ब्रोमाइड और क्रोमाइल आयोडाइड ऑन द स्पॉट डिकम्पोज हो जाते हैं Cl उसमें Br2 एंड I2 में। ओके, हाँ ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास जरूरी नहीं कि सारे क्लोराइड आपको क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देंगे। ठीक है, लेड का, सिल्वर का और एंटीमनी का क्लोराइड आपको क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा क्योंकि वो कोवलेंट होते हैं। हमेशा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आयनिक हैलाइड यानी आयनिक क्लोराइड ही देते हैं। लास्ट, अमोनियम इज केप्ट इन 0 ग्रुप। देखिए ग्रुप को जो हम कैटेगराइज करते हैं कैटायन सॉल्ट एनालिसिस में, वो होता है मेटालिक के लिए। ग्रुप 1 मेटल, ग्रुप 2 मेटल, 3, 4, 5, 6 सब मेटल। 0 ग्रुप में इसलिए रखा गया है क्योंकि वो नॉन मेटल है और कैटायन है, इस वजह से उसको 0 ग्रुप में रखा जाता है। सो आई होप आपको ये पूरा पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग practical exam. Do well and all the best.